नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और यहाँ तक कि कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इन सारे चीज़ों की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराया जा रहा है, और वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ख़ास करके आप लोग झारखंड से रिलेटेड, अगर जैसे कि झारखंड सचिवालय या फिर उत्पाद सिपाही, अगर इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए यह कंपलसरी हो चुका है। क्योंकि हम आप लोगों को स्पेशल आप लोगों की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए ही टॉपिक का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसका लाभ अवश्य लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो फटाफट कॉलेज जो सीरीज़ है, इसमें आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ दोस्तों, मूल संविधान अर्थात जब हमारा संविधान बना था उसे मूल संविधान कहा गया है। तो जब प्रथम बार हमारा संविधान बना तो उस संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 11, तीसरा 10 और चौथा 8। तो कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों? तो अगर हम लोग देखेंगे मूल संविधान में, तो मूल संविधान में उस वक्त 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में हमारे यहाँ 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस भाग को हटाया गया था। हमारे संविधान से 7वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस भाग को हटाया गया था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भाग 7 को, दूसरा ऑप्शन है भाग 9 को, तीसरा ऑप्शन है भाग 7 और 9 दोनों को, और चौथा ऑप्शन है भाग 20 को। तो किसको हटाया गया था दोस्तों? तो हमारे यहाँ 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 और भाग 9 इन दोनों को हटाया गया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति को किस बहुमत, देखिए दोस्तों किस बहुमत का 3-4 प्रकार है, और इसी में से हमेशा क्वेश्चन एक दूसरे का कभी ये पूछ लिया तो कभी वो पूछ लिया, अल्टरनेट पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद रख लीजिए। उपराष्ट्रपति को किस बहुमत के आधार पर हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को तो किस बहुमत के आधार पर हटाया जाता है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्रभावी बहुमत, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण बहुमत, तीसरा ऑप्शन है साधारण बहुमत और चौथा ऑप्शन है सभी। ठीक है दोस्तों, तो यह सब हम लोग जो थ्योरी पार्ट करेंगे, जो हम लोग एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग थ्योरी का पार्ट भी करेंगे, उसमें मैं इन सभी का आपको डिटेल बताऊंगा कि प्रभावी बहुमत क्या होता है और प्रभावी बहुमत से किसको किसको हटाया जाता है, और यह किस किस हिसाब से हमारे संविधान में यह लागू है। उसी तरह पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो मेरा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को किस बहुमत के आधार पर हटाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों होगा, उपराष्ट्रपति को क्या हटाया जाता है? तो प्रभावी बहुमत से। अभी तक सिर्फ हमारे यहाँ प्रभावी बहुमत से ही यहाँ पे उपराष्ट्रपति को, जबकि पूर्ण बहुमत हमारे संविधान में कहीं पे लागू नहीं है, यह सिर्फ लिखित में है, लेकिन इससे किसी को हटाने उठाने की बात नहीं है। तो चलिए इस तरह से हम लोग का 3rd नंबर हो गया। 4th नंबर देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से हमारे संविधान में लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ दोस्तों, कौन सी शक्तियाँ को अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं?
तो उस शक्तियाँ को अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं जो कि हमारे संविधान में उल्लेख या संविधान के जो तीनों अनुसूची है उनमें से किसी में उल्लेखित नहीं है, उसे ही अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, अब इस अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, इसी को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अमेरिका से, दूसरा कनाडा से, तीसरा ऑस्ट्रेलिया से और चौथा फ्रांस से। तो किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियों में दोस्तों केंद्र की प्रधानता वाली बात को स्वीकार की गई है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ पे केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से हमारे संविधान में लिया गया है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च कमांडर, वो तो सब अमेरिका का मामला है दोस्तों, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वह किस देश के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है, इसी को आपको बताना है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं यह आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आयरलैंड से और क्या लिया गया है दोस्तों? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिया गया है। याद रखिएगा आप लोग, अभी हमारा यह सीरीज हमेशा चलते रहेगा, एग्ज़ाम तक चलेगा यह सीरीज, जब तक कि आप लोगों का एक एक टॉपिक पूरी तरह से मजबूत ना हो जाए। यह सीरीज फटाफट वाला जो सीरीज है यह हमारा चलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मताधिकार की आयु पहले 21 वर्ष थी, मत देने की आयु जो अर्थात वोट देने की आयु जो 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो पहला ऑप्शन है 42वां संविधान, दूसरा 44वां संविधान संशोधन, तीसरा 52वां संविधान संशोधन और चौथा ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन। तो किसके द्वारा दोस्तों? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में यह बात की गई थी। ठीक है, यह व्यवस्था जो है 1989 में किया गया था और वह भी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। और यह क्वेश्चन झारखंड के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इस तरह से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यह इस प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट की आयु किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान किया गया है वह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आपको बताना है। यह भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए इसका उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए 326 होगा। ठीक है, 326 के तहत यह व्यवस्था की गई है। अच्छा, अर्थात हमें वोट देने का कानूनी अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। किसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रस्तावना को जो है वह हमारे संविधान की आत्मा कहा है? किसके द्वारा? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ठाकुर दास भार्गव के द्वारा और चौथा ऑप्शन है आर्नेस बारकर के द्वारा। तो किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठाकुर दास भार्गव के द्वारा हमारे संविधान में आत्मा कहा गया है। किसको? प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है, जबकि दूसरे चीज़ों को आत्मा हमारे यहाँ दूसरे लोगों के द्वारा भी कहा गया है। वह जब आएगा तब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। चलिए अब 9 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया या अंतिम बार? क्योंकि अभी तक हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है और वह संशोधन कब हुआ आपको ईस्वी बताना है। पहला ऑप्शन है 1975 ईस्वी, दूसरा 1976, तीसरा 1978 और चौथा 1980। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रस्तावना में प्रथम बार या अंतिम बार जो
संशोधन हुआ है वह 1976 में हुआ है, जिसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। सर्वप्रथम किस वाद में मूल ढांचे की संकल्पना, किस वाद में दोस्तों मूल ढांचे की संकल्पना हमारे यहाँ सर्वप्रथम आया है? किस वाद में मूल ढांचे की संकल्पना हमारे संविधान में आया है या हमारे यहाँ आया है? तो किस वाद में आया है? वाद मतलब किस विवाद में, जो सुप्रीम कोर्ट का कोई विवाद होता है या कोई कोर्ट का कोई विवाद होता है उसी में, इसी के बारे में वाद बोला गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो मूल ढांचा का बात है कि अर्थात संविधान में के कोई भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसका मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसका मूल ढांचा अर्थात उसका मूल भावना या मूल उद्देश्य वही निकलना चाहिए, ये बात कही गई है। तो यह किस वाद में ऐसा कहा गया है? पहला ऑप्शन है बेरूबारी विवाद में, दूसरा है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के विवाद में, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा सानी बनाम भारत संघ के विवाद में, और चौथा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो दोस्तों किस में कहा गया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जो विवाद था उसी में मूल ढांचे की बात कही गई है। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अभी रिसेंटली 2016-17 में आईएएस का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत के एक राज्य के रूप में शामिल किया गया? अर्थात दोस्तों सिक्किम पहले भारत का राज्य शामिल नहीं था, वह एक अलग देश था, लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत के एक राज्य के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया है? तो दोस्तों कब किया गया है? तो 1975 में किया गया है, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। इनमें से संविधान के भाग 2 में कौन आता है? संविधान के भाग 2 के अंतर्गत क्या आता है यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है निर्वाचन आता है, दूसरा मौलिक अधिकार आता है, तीसरा नागरिकता आता है, और चौथा नीति निर्देशक तत्व आता है। तो दोस्तों निर्वाचन तो हमारा 2021 के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार जो है वह 3 में आता है, नागरिकता जो है वह हमारे संविधान के भाग 2 में आता है, नीति निर्देशक तत्व 4 में आता है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। संविधान के भाग 2 में क्या है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, और नागरिकता के लिए कितना से कितना अनुच्छेद है? तो नागरिकता के लिए 5 से 11 अनुच्छेद की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। इनमें से मौलिक अधिकार सम्मिलित है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 5 से 11 अनुच्छेद, दूसरा 12 से 35 अनुच्छेद, तीसरा 36 से 51 अनुच्छेद, और चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों 5 से 11 हम लोग देख चुके हैं कि यह नागरिकता से संबंधित है, 12 से 35 दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित है, और 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया है, तो मौलिक अधिकार ऑप्शन बी 12 से 35 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों जो कि केलकर आयोग के नाम से जाना जाता है, तो यह कब बना आपको ईस्वी बताना है। पहला ऑप्शन है 1976 ईस्वी में, दूसरा 1978 में, तीसरा 1953 में, और चौथा 1960 में। तो कब बना दोस्तों? तो यहाँ पे केलकर आयोग या प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वह 1953 में बना है। ठीक है, इसे ही केलकर आयोग भी कहते हैं। तो यहाँ पे कालेलकर आयोग या केलकर आयोग तो दोनों एक ही नाम है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आज का देखते हैं लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण इत्यादि जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार की शुरुआत हमारे यहाँ कब होती है, किस ईस्वी में होती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1954 ईस्वी में, दूसरा 1977 ईस्वी में, तीसरा 1980 में, और चौथा 1982 में। तो किस ईस्वी में शुरू होती है भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों हमारे यहाँ देने की व्यवस्था? तो यह 1954 में हमारे यहाँ इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की गई।
आपको बताना है दोस्तों, जो 1954 में हमारे यहाँ जो पुरस्कार देने की व्यवस्था शुरू की गई, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो यह जो पुरस्कार देने की व्यवस्था 1954 में शुरू की गई, इसे जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कितने ईस्वी में इसे दोबारा बंद किया गया? ठीक है, कितने ईस्वी में इस पुरस्कार को बंद किया जाता है? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, कब बंद किया जाता है इस पुरस्कार को देने की व्यवस्था को? ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमारे यहाँ आज का पॉलिटी का यह सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको झारखंड के रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए अगर लैंग्वेज पेपर आप लोग नागपुरी रखे हैं और अगर उसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। अगर टेस्ट सीरीज में आप इच्छुक हैं तो टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का दोस्तों शुरुआत हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज जो है, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज दोस्तों, यह शुरुआत होगा कितने तारीख से होगा? यह 12 अप्रैल से दोस्तों टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही दमदार टेस्ट सीरीज है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस तरह से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।